हाय गाइस, आज हम शीटेड का 2019 का सेट देखेंगे। सीडीपी का पार्ट है ये। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन हम करेंगे और जहाँ पे अगर हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा और क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही ईवीएस का भी सेट आएगा और इंग्लिश, हिंदी सारे का ही सेट लेकर आएंगे और साथ में ही जो सब्जेक्ट वाइज है वो भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी हम अपना ये मतलब सीडीपी का सेट देखेंगे और सीडीपी की हमारी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो वो भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये डेली वे पे आज से स्टार्ट हो जाएगा 30 क्वेश्चन सीडीपी का, साथ में हिंदी का भी है। तो प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ पे भी देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी ईवीएस का, ठीक है। अभी हमारा वहाँ पे पेडागोजी चलेगा, फिर उसके बाद हम वहाँ पे क्लासेस भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे क्या, सीडीपी। अब सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे अच्छे तरीके से आप रीड करोगे, उसके बाद आंसर दोगे, ठीक है। तो कौन सी अवधि होती है जिसमें भाषा अर्जन बच्चा बहुत ही आसानी से मतलब कर पाता है, ठीक है, और बहुत जल्दी सीख पाता है। कौन सी संवेदनशील अवधि होती है, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, ठीक है। जन्म की पूर्व अवधि नहीं होती है, ना ही मध्य बाल्यावस्था होती है, ना ही किशोरावस्था होती है। हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, ठीक है। तो कोहलबर्ग हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप कोहलबर्ग को डिफिनीशन में अच्छे तरीके से पढ़िएगा, हम इनके क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा देखेंगे, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ठीक है। इन चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा क्या बताया गया था, नैतिक अवस्थाओं के उन्होंने 6 प्रकार बताए थे। तो इसमें क्या होगा हमारा बी नंबर का होगा, क्या होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है। हम अपने थर्ड ऑप्शन पे आ रहे हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये देखिए, ये जेंडर टाइप्स के क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ पे ये क्या करता है, जेंडर पक्षपात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर इसमें आंसर देंगे। ए नंबर में जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और प्लीज़ आप चैनल को शेयर करते चलिएगा, साथ में ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी नया बच्चा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, ठीक है। हम अपने फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे जेंडर से क्वेश्चन दो पूछे गए हैं, तो ये 19 का सेट है, ठीक है। तो जेंडर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जेंडर के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, ठीक है। मतलब बच्चों में जेंडर के बारे में बताने के लिए, मतलब जो उनके मतलब जो देखते रहते हैं उन लोग, ठीक है, तो उनके बारे में मतलब उनकी जो रूढ़िवादिता चल रही है उसको कम करने के लिए क्या होगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे क्या है, मतलब उसके बारे में परिचर्चा कैसे करें, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, या फिर जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जेंडर पृथक खेल का समूह बनाना होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें जेंडर में अलग अलग बातों को नहीं बताना है उनको। जेंडर पृथक बैठाने की व्यवस्था, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हो, जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना होगा, ये बिल्कुल सही ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमें जेंडर मतलब के जेंडर को हमें ये बोलना ही नहीं है कि लड़की लड़का में कोई भी पक्षपात हमें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पृथक है, सिंपल सा, ये भी हमारा गलत हो गया, पृथक यहाँ पे भी है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इजी वे में हम अपना आंसर भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है और हर पॉइंट पे सोचते जाना है, ठीक है। तो हर निगेटिव पॉजिटिव को आप देखते रहिएगा और हमें हर एक क्वेश्चन में ये देखना है बच्चे के लिए ही सारी चीज़ें होना चाहिए, बच्चे को हम अपने बच्चा समझ के ही वहाँ पे उसके आंसर के बारे में सोचें, ठीक है। देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु
ठीक है, जिज्ञासु। अगर आपने क्या सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जिज्ञासु रूप किस लिए बोला गया। ठीक है, जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। किन्होंने दिया है, ये सिद्धांत किनका था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन में जॉन बी वॉटसन का था, या जीन पियाजे का था, या लेव वाइगोत्स्की का था, या लॉरेंस कोहलबर्ग का था। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए और फिर बताइए। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया का जो मतलब सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय के बारे में जो जिज्ञासु उन्होंने बच्चों को बोला, किन्होंने बोला था, लेव वाइगोत्स्की को। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, बच्चा क्या होता है, जिज्ञासु होता है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। फिर वो कहती नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। वो यहाँ पे क्या कर रही है, खुद से ही तो वार्तालाप कर रही है ना। तो ये खुद से वार्तालाप करने का नियम किन्होंने बताया था, ये हम अपने ऑप्शन पे आएंगे यहाँ पे। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबंधित करते हैं। मतलब वाइगोत्स्की ने क्या बताया था, जो स्वयं से वार्ता करता है उसके लिए एक शब्द उन्होंने बताया था, क्या बताया था, व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी और ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था, इसको अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पे मैंने बता दिया इसका आंसर व्यक्तिगत वार्ता होगा, पाड़ा ढांचा नहीं होगा। पाड़ा ढांचा में क्या होता है, लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं, वो क्या होता है, मतलब उसमें सहयोग करने के लिए एक व्यक्ति होता है, जोर से बोलना ऐसा कुछ नहीं हो। आत्म केंद्रित क्या होता है, किसी चीज़ में वो केंद्र मतलब केंद्र बना के उस चीज़ को कर रहा हो। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुँच रहे हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, 7th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आंसर देख रहे हैं, प्रबलन का है, अनुबंधन का है, मॉडलिंग का है, पाड़ा ढांचा का है। अभी मैंने आपको इस 6 नंबर के क्वेश्चन में बताया था क्या होता है इसमें। 7th नंबर में 7th नंबर का आंसर क्या होगा हमारा, पाड़ा ढांचा, जिसमें क्या होता है, बच्चे को संकेत देने की मतलब बच्चे को थोड़ा हिंट्स देना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा पाड़ा ढांचा। ठीक, हम अपने 8th नंबर के क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ठीक है, हर पॉइंट को अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन से हमें अदर क्वेश्चन की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो हम अपने यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा 8th नंबर में, देखिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, या संरक्षण कक्षा समावेशन, या अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थापित होगा, या फिर क्या होगा, प्रतीकात्मक खेल, विचारों को अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, इन ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से देख के रीड करना है। यहाँ पे क्या होगा, 2nd नंबर का ऑप्शन होगा संरक्षण कक्षा समावेशन। अगर आपने डिफिनीशन आपने जीन पियाजे की पढ़ी होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, तो आप बहुत ईजी वे में यहाँ पे आंसर कर सकते थे। ठीक है, हम अपने 9th क्वेश्चन पे पहुँच रहे हैं, 9th नंबर में, तो आप देखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को शेयर करते चलिएगा, साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जीन पियाजे हैं, कोहलबर्ग है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, और साथ ही में आपको थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, मैंने सिलेबस के बारे में पूरी डिफिनीशन अच्छे तरीके से दे के रखा हुआ है वहाँ पे, किस पॉइंट को हमें पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, आप उस क्लास को ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी 2 दिन पहले ही मैंने उस क्लास को अपलोड की है, तो आप उस क्लास को देखिएगा, पूरा सिलेबस के बारे में मैंने वहाँ पे बता के रखा हुआ है। ठीक, हम अपने पॉइंट पे आ रहे हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा, कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ऑप्शन देखेंगे हम, पियाजे की संरचना कौन सी है, स्कीमा है, अनुबंधन है, अवलोकन अधिगम है, या प्रबलन है। 9th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताएंगे। अगर आपको कभी भी पियाजे लिखा और स्कीमा मिलता है ना, तो हमेशा स्कीमा सही होता है। ठीक है, हर पॉइंट पे आप हर क्वेश्चन में हमेशा ये इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा और याद रखिएगा, अगर आपको पियाजे नाम का वर्ड दिखता है तो आप स्कीमा ही लगाओगे, कभी भी वो हमेशा क्वेश्चन जितना भी अभी तक मैंने देखा है सीटेट का सेट, वहाँ पे बस यही है कि अगर पियाजे है, पियाजे से हमेशा स्कीमा से क्वेश्चन बनता है।
अगर स्कीमा ऑप्शन में दिया है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके स्कीमा लगा दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हम अपने 10th नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आकलन का मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम विद्यार्थी को क्या कर सकते हैं, श्रेणी नहीं निश्चित करते सकते हैं, ये हमारे क्या हो जाएगा, एनसीएफ के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी बच्चों को अलग करने के लिए या फिर ग्रेड वगैरह देके उनको नामांकित करना, ऐसे में क्या होगा, बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इससे भी क्या होगा, बच्चा क्या होगा, मतलब अंदर से उसका जो मनोदशा होगी वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, किस में चला जाएगा वो, ठीक है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा लग रहा है, देख रहे हो आप, 3 ऑप्शन तो हम ट्रिक से ही लगा लिए हैं। ठीक है, तो आप सेट मेरे साथ करोगे धीरे धीरे, आपको ट्रिक और बहुत ईजी वे में आपको लैंग्वेजेस समझाते चलूँगी तो आपको समझ में आता जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सीधे से कौन सही है, बी नंबर। और याद रखिएगा, मतलब हम सेट, मैं ये नहीं कह रही हूँ 100 में से आप 70% मान के चलिए, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा 4th ऑप्शन में से, तो आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है और बच्चों के वे में सोचा जा रहा है, ठीक है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम 11th नंबर पे पहुँच रहे हैं। 11th नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि के बारे में सही है। कौन सा क्वेश्चन है, 11th नंबर का है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि के बारे में सही है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बिल्कुल नहीं, आप किसी भी जो बच्चा पैदा होता है आप उसको देख के बता सकते हो कि उसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा है या फिर वो बहुत बुद्धिमान होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन दिखे तो आप डायरेक्टली उसको क्रॉस कर दोगे, क्योंकि बच्चे के जन्म लेते ही हम नहीं बता सकते हैं वो कितना विद्वान है, हम कोई ज्योतिष नहीं है। ठीक है, और ज्योतिष भी जो बोलते हैं वो बिल्कुल राइट नहीं होता। ठीक, हम अपने ऑप्शन पे आ रहे हैं। बी नंबर का क्या है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। 11th नंबर में देखिए बी नंबर का क्या, ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बुद्धि को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको माप के हम थोड़ा बहुत उसके बारे में बता सकते हैं, बट मानकीकृत परीक्षणों से सटीक रूप से हम बुद्धि नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन क्या है, बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एकांकी विशेषक है। कैसे एकात्मक कारक है, हर एक इंसान के अंदर कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, मतलब आप भी होगे तो आप केवल क्या पढ़ना ही जानते हो, आप खाना बनाना भी जानते होगे, आपको और भी चीज़ों में इंटरेस्ट होता होगा। ठीक है, तो बुद्धि हमारी बहुआयामी होती है। क्या होती है, बुद्धि हमारी बहुआयामी होती है। ठीक है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आप मेरे साथ ऐसे इजी वे में क्वेश्चन करोगे, बहुत इजी वे में आपको समझाते चलूँगी और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें सारी चीज़ें तो आती रहती है, बट हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेट करने का ऑप्शन हो और हम बहुत इजी वे में ऑप्शन को कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, आप स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ईजी वे में आप कर जाओगे। हम अपने 12th नंबर के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 12th नंबर में क्या है हमारा, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, रूही क्या करती है, मतलब किसी समस्या में आप घिरे हुए हो लेकिन उस समस्या से मतलब सुलझाने के लिए आप कई प्रकार से सोचते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सृजनात्मक विचारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सृजनात्मक विचारक। तो ए नंबर का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिसारी, अन्वय विचारक, आत्म केंद्रित विचारक, ये सब क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या सही होगा, ए नंबर सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है और आप प्लीज़ मतलब शेयर कीजिएगा, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम 13 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये 19 का सेट है। ठीक है, सीटेट का ये 19 का सेट है। 13 नंबर के ऑप्शन में क्या है, देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, ऑप्शन देखिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कभी बच्चों को विद्यालय से निकालना या छोड़ने के लिए आप नहीं कह सकते हो। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेनी चाहिए। इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में
सुधार करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए। अब देखिए क्या होता है, हमारा एनसीएफ क्या कहता है, हम किसी भी तरीके से बच्चों को क्या करें, सपोर्ट करें, और साथ ही में अगर बच्चे को कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उसको समझाने की कोशिश करें। अगर समझा भी नहीं पा रहे हैं तो हम न्यू टेक्निक अपने ऊपर ही सारी चीज़ें हम मतलब टीचर पे ही जाएगी, ठीक है, बच्चे पे कुछ नहीं जाएगा। हम किसी भी तरीके से बस हमें कोई भी युक्ति मतलब करके बच्चे को समझाना है। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या सही है, डी सही है। और डी देखिए आप इजी वे में इसलिए भी लगा सकते हो क्योंकि डी यहाँ पे सबसे बड़ा है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया, बट 70% में काम आएगा, ठीक है, 70% में ये काम आएगा। आप 100% नहीं सोच सकते हो कि 100% में कहीं भी बड़ा ऑप्शन दिखा तो आप बस इसको तुक्का मारते चले जाओगे, ऐसा नहीं, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा 13 नंबर में क्या डी सही है। 14 नंबर में जा रहे हैं, क्या है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, अब ऑप्शन देखेंगे क्या है, तैयार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है, कभी कभी तैयार करना चाहिए। 14 नंबर का ऑप्शन देखते चलिएगा, ठीक है। बी नंबर पे ऑप्शन में कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत है। सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। अब ऑप्शन को आप अच्छे तरीके से रीड करोगे तो आंसर बहुत इजी वे में मिल जाएगा। क्या करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। जहाँ ये हतोत्साहित वगैरह दिखे ना तो इसको तो बिल्कुल ही काट दो आप, ठीक है। अब देखिए हम अपने 15 नंबर के ऑप्शन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन हमारा 15 नंबर चल रहा है, पठन वैफल्य मतलब पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। मतलब जो बच्चा पढ़ने में क्या होता है, मतलब उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिसको क्या बोलते हैं, डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया नाम का क्या होता है बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या होता है, बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ए नंबर में क्या है, निव अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रभाव, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्यों को बार बार दोहराना। अब इन 15 ऑप्शन को देखिए, अब बताइए क्या होता है, धारा प्रभाव वो पढ़ नहीं पाता, जब पठन के लिए ना, इसमें तो और तो कुछ लग नहीं रहा है, ये सब चीज़ें ये सब वैसे ही क्रॉस चिंतन विंतन तो है नहीं। वो बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, डिसलैक्सिया की। तो डिसलैक्सिया की प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे में, बच्चा पढ़ नहीं पाता कोई चीज़ें। समझ में आपको 15 नंबर का। साथ ही में आपको मैंने बता भी दिया है, आप क्या करिएगा, जो मैंने मतलब जो बता के रखी हूँ सिलेबस, आप सिलेबस को ज़रूर देखिएगा जाकर, ठीक है। हम अपने 16 नंबर के ऑप्शन पे पहुँच रहे हैं। साथ ही में प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक। 16 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, देखिए जरा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम मतलब आरटी एक्ट के बारे में पूछ रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है, ठीक है। व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्त करने के लिए है, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के लिए है। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में क्या करना है, शामिल करना है। तो 16 नंबर का देख के बताइए इसमें क्या होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा बच्चों को दी जाए। क्या होता है समावेशी शिक्षक का यही तो मतलब कारण है कि किसी भी बच्चे को, अगर वो बच्चा को मतलब अंदर कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको लेकिन ऐसा नहीं करना है कि उसको हमें स्कूल से निकाल के बोल देना है। जैसे ब्लाइंडनेस वाला बच्चा होगा तो आप उसको बोल दो इसको उसी जगह पे भेजो, नहीं, हमें कोशिश करने हैं कि अपने ही स्कूल में रख के उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश किया जाए, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है कि बच्चों को समानता दी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर इंग्लिश मीडियम का स्कूल का बच्चा है तो गांव के बच्चे वहां पढ़ने नहीं जाएंगे, उनके साथ भेदभाव किया जाए। मतलब बच्चों के साथ भेदभाव हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अपने 17 नंबर के ऑप्शन पे आ रहे हैं। 17 नंबर में क्या है हमारा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होता है। जब संरचनावादी ढांचा होता है तो उसमें जो बच्चा सीखता है या फिर जो अधिगम होता है वो किस रूप में होता है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे यंत्रवत वगैरह दिखे वहाँ डायरेक्टली काट दीजिए, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। प्रबलन में केंद्रित है, बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी। इसी नंबर के ऑप्शन में क्या है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, अवबोधन की प्रक्रिया पे क्या होता है, ये केंद्रित होता है। हम अपने 18 नंबर के क्वेश्चन पे मतलब पहुँच रहे हैं। पहुंचने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए।
बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों की कोई भी चीज़ों को आपको अनदेखा नाम का वर्ड दिखे डायरेक्टली काट दो आप। बच्चों को दंडित, ये दंडित नाम का वर्ड बिल्कुल काट दो, ठीक है। आपके टीचर के लिए दंडित वंडित करना ना समझिए क्या है, यहाँ पे श्राप है, ठीक है। ये दंडित वंडित देखिए तो डायरेक्टली काट दीजिए। बार बार याद, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि आपको याद वाद कराना जो भी होगा ये सब गलत है। 3 ऑप्शन ऐसे ही ट्रिक से कर लिए ना, बहुत इजी वे में, बस ऑप्शन ही देख के डायरेक्टली मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है ऑप्शन हमारा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को क्या करना चाहिए, चुनौती देना चाहिए। क्या करना चाहिए, चुनौती देना चाहिए, ठीक है। अब इसका मीन समझते हैं आप, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से CDP तो आपको पता होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिफिनीशन में नहीं बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 19 पे आ गए हम, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। एक सेकेंड रुकिए, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा PDF, हाँ 1 मिनट बस। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, ठीक है। 19 नंबर का ऑप्शन है। अब देखिए A नंबर में केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर है होना, बिल्कुल नहीं। इसके बाद बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यंत्रवत दिखे तो। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, बिल्कुल नहीं। वर्गीकरण वगैरह बंटवारे वगैरह की बात हो तो बिल्कुल नहीं करना है हमको। तो अब देखिए ऑप्शन ये भी गलत हो गया हमारा, C भी गलत हो गया, D भी गलत हो गया, बस केवल एक एक वर्ड पढ़ के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, B, बच्चों को अनुभव की मतलब प्रमुखता देना। जो भी बच्चे का अनुभव है उसको हमें हमेशा क्या करना है, सर्वोपरि करके रखना है। पूरे टाइम ये नहीं सोचना है कि बच्चा क्या है, एक कोरी कागज है। बच्चा कभी भी कोरी कागज नहीं होता है, ठीक है। वो स्कूल आता है मतलब घर से कुछ ना कुछ अपने घर के वातावरण, अपने घर के इन्वायरमेंट से सीख के आता है। उसकी एक अपनी मातृभाषा होती है, उसकी अपनी एक बोली होती है जो वो अपने घर पे बोलता है, तो वो कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के आता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 20 नंबर के क्वेश्चन पे, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे, पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या संबंधित हैं। तो ऑप्शन देख के हमको बताइए आंसर क्या होगा हमारा, सन्निहित है, मतलब एक दूसरे में ही समाहित हैं, ठीक है। अपने 21 के क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्या है हमारा, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर A, अधिगम क्या है, पुनरुत्पादन है एवं स्मरण की प्रक्रिया है, बिल्कुल। जहाँ ये स्मरण नाम का वर्ड दिखे डायरेक्टली काट दो, याद करने नाम का यंत्रवत दिखे डायरेक्टली काट दो आप, ठीक है, बट क्वेश्चन को रीड करने के बाद ही, ठीक है। 21 नंबर का है हमारा। फिर ऑप्शन को आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने क्वेश्चन सही से रीड कर लिया तो बस ऑप्शन में देखते चलिए, फिर काटते चलेंगे, एक एक वर्ड मिलेगा बस सीधे से उसको कट मार दीजिए, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे C ऑप्शन पे। C ऑप्शन में क्या है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन, ये भी गलत है। हमारा D नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे 22 है। तो 22 आप अपने अच्छे तरीके से देखिए, क्या है, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। तो ऑप्शन देखेंगे हम, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थी के मस्तिष्क में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो आप ऑप्शन बहुत ही इजी वे में यहाँ पे दे पाएंगे। क्या होगा, परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए हमें प्रभावशाली तरीका है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है 23 नंबर पे, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित साक्ष्यों को बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो ऑप्शन को आपको सही तरीके से देखना है।
फिर जवाब देना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही हो क्योंकि बच्चों को अगर पूरे टाइम डरा धमका के रखेंगे या फिर उन्हें पुरस्कार के लिए लालायित रखेंगे, बच्चों को उस चीज़ का पता रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, वो चीज़ें नहीं करेगा, उसको निराशा उसमें होती रहेगी, उसको पता रहेगा कि ये चीज़ें तो होंगी ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 24 पे आ रहे हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो ऑप्शन आपको देखना है, पहले क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड करना है, उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है क्या होगा इसमें। यहाँ पे होगा, पहले तो होगा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण होगा, फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये वाला होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, बी 2 और 3। ठीक है, यहीं पे अपनी क्लास को हम एंड कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही ईवीएस का भी सेट है, आप ईवीएस की क्लास जाके देख सकते हो, और ऐसे ही हिंदी का भी मैंने सीडीपी का पार्ट करवा के रखा हो, जहाँ पेडागोजी का जो सेक्शन आता है वो भी करवाया, तो आप जाके देखिएगा। बाकी चलते हैं, थैंक यू।